हेलो बलरामपुर, हम कर रहे हैं नवोरा कनक्लेव। इस नवोरा कनक्लेव में बात कर रहे हैं बलरामपुर के विकास की, और ऐसे लोगों को भी हम मंच पर लाए हैं जो सक्रिय राजनीति में रह के अक्सर विकास की चर्चा करते हैं, शिक्षा की करते हैं, स्वास्थ्य की करते हैं, लेकिन क्या ये लोग वास्तव में काम करते हैं? ऐसे ही हम आज कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव चंद्रशेखर मिश्रा जी हमारे बीच में है। आप सभी उनका स्वागत करिए। चंद्रशेखर जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। चंद्रशेखर जी, एक सबसे बड़ा विषय यह है कि आप बलरामपुर के रहने वाले भी हैं, ठीक? और उसके बाद बलरामपुर के बारे में आप जानते भी हैं कि बलरामपुर में क्या रहा, कैसे रहा। अगर हम एक बात करें, आप राजनीति से हट जाइए, तो क्या बलरामपुर में कुछ विकास आपको दिखाई पड़ता है, या बलरामपुर जहां था वहीं पर जमा हुआ है? देखिए, हम अपने आंगन में बैठे हैं, तो बिल्कुल राजनीति से अलग हट करके बलरामपुर की और बलरामपुर में जन्म पाने वाले एक बच्चे के रूप में मैं इस बात को रखूंगा। बलरामपुर जहां था वहां से पीछे मुझे दिख रहा है। मैं सरस्वती माँ के पावन मंदिर में बैठा हूं, और पीछे तो बच्चे हैं, आगे वो लोग भी हैं जो इस महाविद्यालय के छात्र रहे होंगे, मैं भी रहा हूं। आप ईमानदारी से बताएं कि जब आप इस महाविद्यालय के छात्र थे, तब जो सुविधाएं, जो संस्कार, जो शिक्षा की गरी, क्या वो आज भी? मैं कभी कभी कॉलेज आता हूं, अगर गलत बोलूंगा तो आप लोग मुझे टोकिएगा, और अगर सही बोलूंगा तो मेरी बात को सही कीजिएगा। मैं इस विद्यालय से ही लेकर के शुरू करता हूं, यहां की स्थितियां देखता हूं। मैं एमपीपी इंटर कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट किया है, मैं एमपीपी इंटर कॉलेज को देखता हूं, मैं डीएवी कॉलेज को देखता हूं। गुरुजन मुझे क्षमा करेंगे अगर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जो व्यवस्थाएं तब थीं, जो अनुशासन तब था, जो छात्रों में स्पिरिट देखने को मिलता था, जो अध्यापकों में भाव मिलता था, उसका अभाव है। तो शिक्षा के मंदिर में बैठकर बात कर रहा हूं तो मैं अपने आप को पीछे ही पा रहा हूं। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही हमारे इसी अगले सत्र में आपने देखा है, आपसे पहले के सत्र में डॉक्टर एसपी मिश्रा जी ने बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है, हम क्लास 5 से ही लोगों को रोजगार देना शुरू कर देते हैं, और उन्होंने कई चीजें बताई। जैसा कि आपने भी महाविद्यालय में चर्चाएं आपने की, और इन चर्चाओं के बाद आपने कहा कि कुछ विकास नहीं हुआ, लेकिन सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही हो, तो कह रही हमने रोडें बना दिया है, हमने स्कूल के स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिए हैं, हमने बलरामपुर में बहुत से काम किए हैं। देखिए, मिश्रा जी का सेशन मुझे बहुत प्रभावित किया, और शायद उधर बैठे हुए में मैंने पहली ताली पीटना शुरू किया उनसे प्रभावित हो करके। वो जब बोल रहे थे तो लग रहा था हाँ, कोई शिक्षाविद बोल रहा है, कोई अध्यापक बोल रहा है। और ताली तो इस जनता को तब पीटना चाहिए जब हमारे धीरू भाई ने कहा कि बलरामपुर को मंडपम मिल रहा है, लेकिन आप पता नहीं क्यों ताली नहीं बजाए। जब धीरू भाई ने कहा कि झांसी के बाद दूसरी डिजिटल लाइब्रेरी आ रही है, तो आपने ताली क्यों नहीं बजाया? मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूं विपक्ष के रूप में कि यदि हमारे बलरामपुर को मंडपम मिल रहा है, हमारे बलरामपुर को डिजिटल मिल रहा है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी ने साथ साथ एक चीज और बताया, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया था कि हाँ, बच्चा पास भी हो जाएगा, डिग्री भी मिल जाएगी, लेकिन क्या वह प्रयोग, वह चीजें वो उपलब्ध हैं या सिर्फ कागजों में? आपने समग्रता से पीछे रहने की बात करी। हमारा बलरामपुर बहुत पीछे है। हमारे बलरामपुर में जो कुछ भी है वो महाराजा का है, महारानी का है, या कांग्रेस का है। बाकी दो चीजें मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी ने दी, इनकार नहीं करूंगा भाई। एमपीपी इंटर कॉलेज, डीएवी कॉलेज, बालिका विद्यालय, गर्ल्स इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और तमाम जलाशय, मंदिर सब महाराज का है। कांग्रेस टाइम में गैसड़ी में एक राजकीय विद्यालय खुला, एक सीधी दत्तगंज में खुला। उसके बाद आप आइए, इस 12 साल में डबल इंजन की सरकार में कोई राजकीय विद्यालय खुला हो, बच्चियों के लिए कोई गवर्नमेंट इंटर कॉलेज खुला हो। झारखंडी रेलवे स्टेशन हमारे कांग्रेस के टाइम में आया, बड़ी लाइन का प्रोजेक्ट कांग्रेस की टाइम में आया। क्षमा कीजिएगा, आपको लगेगा कि मैं राजनीतिक मोड़ पे ला रहा हूं। मैं इसमें टोकना चाहता हूं, जो आपने बड़ी लाइन की बात करी, इस प्रश्न आप आगे बढ़ाइए, हम लोग सत्र में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी भी नहीं है, क्योंकि आप प्रश्नों का उत्तर ठीक से दे रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना कि अभी आपने बड़ी लाइन की बात करी। बड़ी लाइन जो है वो 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1999 से 2004 तक रही, उस समय रिजवान जहीर सांसद
होते थे बलरामपुर के, और उस समय इस बड़ी लाइन का प्रस्ताव आया और पास भी हुआ। लेकिन एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस बड़ी लाइन को बनाने के लिए 2003 से 2014 तक महज आप बढ़नी तक आ पाए, गोरखपुर से सिर्फ बढ़नी तक आ पाए, और वो काम सिर्फ मात्र 1.5 साल के अंदर मोदी सरकार लखनऊ तक पहुंचा देती है। इसको आप क्या मानते हैं कि ये इनिशिएटिव कांग्रेस का अच्छा था या मोदी सरकार का अच्छा था? देखिए, मोदी सरकार और कांग्रेस में अगर आप तुलना करेंगे तो तुलना जो है इंसाफ वाला नहीं होगा। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, हमने दीवार खड़ी कर दी, हमने छत खड़ी कर दी, आपने उसमें डिस्टेम्पर लगा दिया है, पॉलिश कर दिया है, टोटियां लगा दी हैं, सारा सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हमने दे दिया। ठीक है, हो सकता है हमारी गति कम रही हो, तो हम बलरामपुर से बढ़नी पहुंचे तो हम जम्मू कश्मीर के टनल को भी देख रहे थे, जिसका फिता इन्होंने जाके काट दिया था कि हमने किया। तो स्पीड तो बढ़ी जाएगी, समय बढ़ेगा, संसाधन बढ़ेंगे, लोग बढ़ेंगे, तो बट नेचुरल है स्पीड बढ़ जाएगी, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो बलरामपुर की प्रश्न पर आते हैं कि बलरामपुर को क्या मिला, आप लोग हैं यहां, तो बलरामपुर को मिलना चाहिए। बलरामपुर ने प्रधानमंत्री दिया है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को, उनका राजनीतिक जन्म हुआ है। पूरे बलरामपुर में एक पत्थर दिखा दीजिए उनके नाम पर, कि हम बलरामपुर के बच्चे इस बात को गर्व करें कि अगर हमारे पूर्वजों ने प्राइम मिनिस्टर दिया, हमको क्या मिला। यहां बात कांग्रेस की नहीं है, बात बलरामपुर की मैं कर रहा हूं। आप लोग बताएं अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो दिखाइए पत्थर या कोई चीज दिखाइए कि जो हमारे प्रधानमंत्री होने के बाद उन्होंने दे दिया हो कि भाई यहां हमारा जन्म हुआ। राम भी चाहते तो लंका जीत लिए थे, वहीं गद्दी बैठ के रह जाते, काहे अयोध्या वापस आए? प्रेम था ना, तो उनको भी अगर प्रेम होता तो कुछ तो दे देते। एक और प्रश्न है कि जब कांग्रेस पार्टी के योगदान आपने बताया कि आपने झारखंडी स्टेशन बनाया, लेकिन उसी में जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं वो भी कहते हैं गंजावा स्टेशन अटल जी ने दिया था। और जब बात आती है कि अटल जी का कंट्रीब्यूशन क्या रहा, मैं सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ना कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। इस चीज को स्पष्ट करना चाहता हूं। इंफॉर्मेशन ये है कि ये बात बिल्कुल सही है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो बहुत कुछ ऐसा परिवर्तन देखने को नहीं मिला जो आप बातें कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में आपके बलरामपुर में केंद्रीय विद्यालय तब मिला जब बिना बिल्डिंग बनी भी नहीं थी, तब भी यहां केंद्रीय विद्यालय दे दिया गया। उसी समय अगर बात करें तो नवोदय, इट इज अ वेरी टफ वर्क। आपने देखा होगा संसद भवन के अंदर स्मृति ईरानी जी से जब ये बात हो रही थी, जब वो शिक्षा मंत्री थी यानी मानव संसाधन मंत्री, तो ये चर्चा हुई थी कि केंद्रीय विद्यालय हमें चाहिए, तो उन्होंने ओवैसी पर यह हमला किया था कि मैंने इनको मुंह मांगते ही तुरंत दे दिया था सेंट्रल स्कूल, बिल्कुल इब्बट नहीं किया था। तो सेंट्रल स्कूल मिलना एक बड़ी उपलब्धि है बलरामपुर के लिए, और मेरा तो मानना है बलरामपुर के नाते कि वो कोई भी करे, चाहे वो भाजपा करे या सपा करे या कांग्रेस करे, बलरामपुर का भला हो, ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो उसमें जिस बेबाकी से आपने मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया और अटल जी के बारे में बात किया, इतना कुछ करने के बाद भी कांग्रेस सरवाइव क्यों नहीं करती है बलरामपुर में? देखिए, यह ना सोचिएगा कि मैंने अटल जी का विरोध किया है, पूरे राष्ट्र के वो थे, हमारे बलरामपुर के थे, लेकिन चूंकि शुरुआत उनकी यहां से हुई थी तो हमारा हक था कि हम उनसे ज्यादा की उम्मीद करें। हम आपके प्रश्न पर आएंगे, और दिखना चाहिए, कुछ मिले तो दिखना चाहिए। लोग कहते हैं योगी जी का दूसरा घर है, इसके पहले मंच पर किसी ने कहा छोटी काशी है। हम अखबारों में पढ़ते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, और हमने हमारे मित्र उपहास उड़ाते थे, सैफई में ये हो गया, सैफई में वो हो गया, सैफई में अमिताभ बच्चन आए, सैफई में ऐश्वर्या राय नाची। मुख्यमंत्री वहां का था ना, छोटा सैफई तो बलरामपुर भी हो सकता था अगर दूसरा घर है तो, सिर्फ गोरखपुर तो नहीं। तो ऐसे परिवर्तन को हम बलरामपुर वाले देखना चाहते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, और चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, हम उसे देखना चाह रहे हैं। आपका मूल प्रश्न क्या था, कांग्रेस क्यों पीछे रह गई? देखिए प्रश्न पीछे क्यों रह जा रही इतना करने के बाद? देखिए, ये समय समय की बात होती है। कांग्रेस लोकतंत्र लाई और उसने परिवर्तन की एक दिशा दी कि आप परिवर्तन कर सकते हो। कांग्रेस ने इस देश को आजाद किया, बनाया, ये सब तो सारे लोग जानते हैं। हम इसको परिवार की तरह चलाते हैं, और हमने जो कहा वो किया।
लेकिन इधर कुछ ऐसे लोग आ गए कि तमाम जुमलेबाजी, झूठ, फरेब, भावनाओं को भड़काना, इससे उन्होंने सत्ता पा लिया। आप इत्तेफाक रखें या न रखें, वो इसमें सफल हो गए, हम नहीं सफल हो पाए। अभी कल 11 तारीख को बजट पेश किया है हमारे मुख्यमंत्री ने, कितने 900 करोड़ का, 9 लाख करोड़ का, 9 लाख करोड़ का लगभग किया है, उससे ज्यादा का 9 लाख करोड़ का किया है। लोगों ने खूब ताली पीटा होगा। पिछली बार 8,67,000 करोड़ का किया था और इस बार 9 लाख करोड़ का किया। इसमें उनका यह भी कहना है कि मैं- 5 मैं- देशों को अगर मिला लिया जाए तो उतना बड़ा बजट हमने दिया। और कुछ कह दें, इसके अलावा 2-4 चीजें और बता दीजिए कि उन्होंने कहा 8 साल में लोगों का दुगना हो गया आय। यहां कोई बैठा हो बता दे मेरा दुगना हो गया हो। मैं मुद्दे पर आता हूं। 8,67,000 करोड़ का पिछला बजट था और 9 लाख करोड़ का ये बजट है। 10.5 महीने बीते हैं। आप फोकस्ड हो रहे हैं, कुछ कहीं दिग्भ्रमित हो रहे हैं। 10.5 महीने बीत गए, एक साल में हर साल बजट होता है। 49.9% बजट धनराशि आवंटित की गई है। कितना? 49, 50 मान लेते हैं। 10.5 महीने में 8,67,000 का 50% आवंटन हुआ है। 50% बाकी है, 1.5 महीने में खर्च कर देंगे। 1.5 महीने में खर्च कर देंगे, नहीं खर्च कर पाएंगे। पिछली बार 27% धनराशि सरेंडर की गई थी। इस बार क्या होगा? 50% बचा, 1.5 महीने का टाइम है, साहब अप्रैल में आपको करना है। मुझे तो लगता है कि सरकार को बजट ही नहीं देना चाहिए, जनता के सामने आके माफी मांग लेना चाहिए कि सॉरी, हम पिछले बजट का 49.9 खर्च कर पाए हैं और आने वाले टाइम में हम जो है बाकी 50% कर लेंगे। तो वास्तव में यह बजट 6 में होना चाहिए, जिसे 9 की डिजिट में ले आए। तो साहब इस तरीके का बोल करके और गुमराह करके वोट ले लेना है तो कांग्रेस यह नहीं कर पाएगी। एक प्रश्न और है कि अभी एक आंकड़े दिए नीति आयोग ने, उस आंकड़ों में नीति आयोग ने उन 5 ऐसे, अक्सर एक आरोप लगता था ना कि साउथ के जो प्रदेश थे, जैसे कि तमिलनाडु हुआ, बेंगलुरु, आपका कर्नाटका हुआ या आंध्रा हुआ, ये एक आरोप लगाते थे कि हमारी एक बड़ी रेवेन्यू के हिस्से को पूरा देश इंजॉय करता है और वो कहते थे हम सबसे आगे। लेकिन इसमें अभी ये माना गया कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और इसमें अगर बात करें तेलंगाना का भी नाम आया है और हिमाचल का भी नाम आया है कि ये स्टेट अपने को थोड़ा इंप्रूव कर रहे हैं, मतलब इन कलेक्शन पे, जीडीपी में और पर पर्सन ग्रोथ में। एक कल जब बजट की आपने चर्चा करी दी है तो एक प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हमारी पर कैपिटल इनकम एक आदमी की उन्होंने 1,10,000 रुपए बताई, जबकि जो प्राथमिक विद्यालय है वहां पर आया 55 रुपए 70 पैसे रोज पाती है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए योगी जी क्या बोल दे रहे हैं, हम क्या कहें। कल के ही बजट में उन्होंने ये कहा, पिछले बजट में उन्होंने कहा था कि 1,56,000 पुलिस वालों की भर्ती हुई और कल के बजट में कहा गया कि 2 लाख कुछ हजार पुलिस वालों की भर्ती हुई। मेरे संज्ञान में पूरे साल में किसी पुलिस वाले की भर्ती नहीं हुई। तो जब ऐसे बोल देना है भैया तो कुछ भी बोल दे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको टोकूंगा, हमारे बीच में ऐसे बच्चे भी हैं जो पुलिस में भर्ती होकर के यहाँ बैठे, उनको हम सम्मानित भी करने जा रहे हैं। नहीं, इसी साल परीक्षा हुआ बेटा, फार्म निकला, इसी साल सिलेक्शन हुआ। 3 साल लगे। आप बजट की मैं बात 1 साल पहले की कर रहा हूं, गोदी मीडिया मत बनिए। बजट में पिछले बार 1,56,000 पुलिस वालों की भर्ती इन्होंने बताई थी, इस बार बताया 2,10,000। 2.10 पुलिस वाले नहीं हुए हैं इस 10.5 महीने में। तो साहब जब ऐसे बोल देना है तो कुछ भी बोले। 54,000 को 1,09,000 इन्होंने किया है। मैंने सोशल मीडिया पर सवाल पूछा था कि योगी जी ने कहा कि 8 वर्षों में प्रत्येक मतलब आय दुगनी हो गई, किसी एक ने जवाब नहीं दिया था। 37 लोगों ने कहा था कि हो सकता है विधायकों की हो गई हो सकता है मंत्रियों की हो गई हो। अगर किसी की हुई हो तो बताइए भाई। अभी जो बजट दिया गया उसमें एक भारी भरकम बजट बताया गया कि युवाओं के लिए हम दे रहे हैं, स्टार्टअप पे वो पैसा खर्च करेंगे, एआई
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे खर्च करेंगे। कई जगह उन्होंने भी एक बात आपने चर्चा करी थी कि हमने तो बलरामपुर में बहुत कुछ परिवर्तन नहीं देखा। आपने एक पॉलिटिकल दृष्टिकोण से बताया और भी कई आपने उसमें तथ्य भी रखे जिसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन एक विषय उन्होंने कहा कि गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएंगे पूरे देश में, मतलब सभी जिलों में खोले जाएंगे। और उनका तर्क ये है, मतलब केंद्र सरकार का तर्क ये है कि गर्ल्स कॉलेज न खुलने की वजह से जो विज्ञान की क्षेत्र है, यानी विज्ञान की जो स्ट्रीम है, उसमें बच्चे ना जाकर के आर्ट ले रही थी बच्चियां, क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? क्या लड़कियां अभी तक डॉक्टर नहीं बन रही थी या लड़कियां अभी तक वैज्ञानिक नहीं बन रही थी? ये जो कॉन्सेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया कि हम सभी जिलों केंद्रों पर एक गर्ल्स हॉस्टल खोलेंगे, क्या इससे वास्तव में बढ़ जाएंगी लड़कियां? देखिए, सबसे पहली बड़ी बात की खोल दें तब माने। हर सांसद 2 गांव गोद लेगा, कोई बताए बलरामपुर का कौन सा लिया गया? 100 स्मार्ट सिटी बनेगा, कोई बनाए बताए कि 10 भी बन गया हो? बाबू, कहने की बात नहीं है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार दाल 50 रुपया वाला 150 तक पहुंच गया, कड़ुआ तेल 60 वाला 200 पहुंच गया, पेट्रोल डीजल कहां पहुंच गया। बहुत हुई महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। मैं आपके भी प्रश्न पर आऊंगा, लेकिन जो आपने कहा कि उन्होंने कहा तो महिलाओं में, अबे पहले हो तो भाई, तब तो डिसाइड हो कि बच्ची वैज्ञानिक बनेगी या बच्ची BA MA लेके UPSC क्रैक करेगी। आप जितनी भी बात हो, कोई एक पॉइंट ले लीजिए, महंगाई पे ले लीजिए, महिला सुरक्षा पर ले लीजिए साहब। एक केस दिल्ली में हो गया था, बीइंग अ कांग्रेसी लखनऊ में मोमबत्ती लेकर मैं चला था उस बच्ची के लिए, और केंद्र सरकार ने नियम बना दिया था, केंद्रीय नियम आया था दिल्ली सरकार ने। अंकिता भंडारी का जवाब देने वाला कोई नहीं है। तो साहब, आपने जो कहा था ना कि कांग्रेस क्यों, कांग्रेस ऐसे बात करती है। कांग्रेस समग्र किसानों का कर्जा माफ करती है। आप साहब कनोरा टाइम में अडानी और अंबानी को उससे दुगना तिगुना पैसा दे देते हो, तो आप आओगे ना, हम कहां आएंगे? अडानी की आपने बात करी, फिलहाल ये अडानी की बात। अब आप ये कहोगे कि अडानी राजस्थान में क्यों गए? अरे यार, वो व्यवसायी है। नहीं, जैसे आप पत्रकार हो, आप कांग्रेसी से सवाल पूछ रहे हो, लेकिन मैं गोदी मीडिया कहूंगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। क्यों? क्योंकि 90% पत्रकार उनकी बात करता है, अगर उनकी बात नहीं करता है तो आए। अच्छा, कल्पना करिए जब पत्रकार एप्स्टीन फाइल में अगर राहुल गांधी का नाम आ गया होता साहब ना, आप हमको कांग्रेसी के रूप में गेट के अंदर नहीं घुसने देते आप। और कोई मीडिया बोल रहा है? नहीं बोल रहा है ना। तो कहने का ही मतलब है कि उन्होंने जो कहा कुछ तो करके दिखाएं, किसी मुद्दे पर करके दिखाएं। किसान का दुगना कर देंगे, वही बताएं। चंद्रशेखर जी, यहाँ सर अभी आपने जब चर्चा करी दी है तो बता दूं कि उसमें उसने राहुल गांधी की भी चर्चा करी है। 4 मेल उसके राहुल गांधी के लिए है, जिसमें वो बताता है कि राहुल गांधी की वजह से भारत में ये पार्टी सर्वाइव नहीं कर पा रही और न कर पाएगी, ये उसने कहा है। हाँ। जिसके भी आपने चर्चा की और तालियां भी बटोरी ऑडियंस से, वो कह रहा, तो उसको उसके लिए क्या कहेंगे? इन्होंने ये कहा है कि उस व्यक्ति ने मेल में लिखा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। एक ये बात हुई, और उसने क्या कहा? मोदी ऑन बोर्ड। व्हाट सेंस बिहाइंड इट? मोदी ऑन बोर्ड, यानी मोदी बोर्ड पर हैं। उसने ये कहा, सुन लीजिए पूरी बात, कि अमेरिका के हित के लिए इजराइल में गए और डांस किए। प्रूफ के साथ बात कर रहा है। हम तो ये कह सकते हैं ना कि यार ट्रंप का बुखार नहीं उतर रहा है, इससे ट्रंप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो गए। लेकिन मैं अगर कह दूं कि क्लिंटन ऑन बोर्ड, तो यानी वो आदमी बोर्ड पर है। देखिए, दोनों में फर्क है, सही है गलत है। एक मिनट में एक बात कह दूं, मेरे माता पिता ने पढ़ाया है, मैं अपने राष्ट्र के, अपने प्रधानमंत्री के गौरव को समझता हूं, गरिमा को समझता हूं। लेकिन इसी के साथ यदि किसी ऐसे, मैंने एक उदाहरण दिया था, ऐसे जगह पर कुछ आता है तो जैसे बहुत अच्छा पत्रकारिता आपने किया कि उनका नाम इस लहजे में आया, लेकिन अनिल अंबानी का नाम आया है मोदीज मैन। मोदी ऑन बोर्ड, मोदी विल डांस इन इजराइल फॉर US। ये लाइन और
सरकार नहीं आ पा रही कांग्रेस की, दोनों में बहुत फर्क है। एक पश्चिम की दुनिया का एक तरीका है, चाहे वो हिडेनबर्ग हो, चाहे वो विकलिस हो, फिर चाहे वो अभी आपने जिसकी चर्चा करी, अगर इन सारे लोगों की हम चर्चा करते हैं, सपोज दैट अगर इन सारे लोगों की हम चर्चा करते हैं, तो एक बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या लोगों के कहने पर और लोगों की किताबों पर क्या उस पर एक राजनीतिक मुद्दे तय होंगे? मतलब ये दोनों पक्ष से अच्छा नहीं है, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष करता हो या विपक्ष करता हो। जैसे कि अगर आपने जेफरी स्टीफन का नाम लिया, अगर विकलिस की हम बात करते हैं, अगर हिडेनबर्ग की बात करते हैं जिससे भारत का शेयर मार्केट तुरंत गिर जाता है, अगर उन लोगों के कहने पर ऐसे उनके मन में जो आया उन्होंने बोल दिया, एक अपना पहले विकलिस चलाता था उसने कर दिया। लेकिन एक बड़ा विषय यह आता है कि इसी तरह का आरोप निशिकांत दुबे, जो भारतीय जनता पार्टी के गोड्डा झारखंड से सांसद हैं, उन्होंने ओम मथई की पुस्तक हिलाई, ठीक है, ऐसे कई लोगों की पुस्तकों की चर्चा करी, जो कि राजनीति की शुचिता के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और संसद भवन के परिसर में, उस पवित्र परिसर में अगर इस तरह की बातें हो, चाहे वो सत्ता पक्ष करे या विपक्ष करे, सत्ता पक्ष अगर बात ओम थई की करता है तो वो भी ठीक नहीं है, अगर बीएन टंडन की करता है तो वो भी ठीक नहीं है। ये सारी बातें होनी चाहिए। लेकिन क्या इसी पे अब देश की राजनीति चलेगी कि आपका मेल ये आया था, इनका मेल ये आया था? क्या इसी पे सब होगा? और मुद्दों की जिस राजनीति की चर्चा प्रियंका गांधी करती हैं, राहुल गांधी करते हैं, चंद्रशेखर मिश्रा करते हैं, उस पर हम बात नहीं करेंगे। हर बार संसद भवन में जब हम आएंगे तो ऐसा कोई, या तो एमवी नारोलेकर की पुस्तक जो छपी नहीं उसकी चर्चा करेंगे, संसद नहीं चलने देंगे, ये होगा? देखिए, एक भारतीय के रूप में मुझे इस बात की बड़ी शिकायत है कि हमारे तमाम ब्यूरोक्रेट्स, अधिकारी, तमाम नेता जब सत्ता में रहते हैं, जब नौकरी पे रहते हैं, तब उनके ज्ञान का उदय नहीं होता है। और जब रिटायर हो जाते हैं, जब उनको लगता है ना राज्यपाल हो पाऊंगा, ना कोई नीली लाल पीली बत्ती मिल पाएगी, ना कोई मकान मिल पाएगा, तब वो किताब लिखना शुरू करते हैं। वो चाहे इधर के हों, चाहे इधर के हों, चाहे इधर के हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों। आप लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं? जब बुढ़ापे में चले जाते हैं तब उनको ज्ञान उपजता है और वो किताब लिखना शुरू करते हैं। जैसे हमारे एक शकील साहब रिजाइन कर दिए हैं बिहार में, तो अब उनको राहुल गांधी की कमियां दिख रही हैं। अरे साहब, जब अखाड़े में थे सीटी तभी बजानी थी कि पहलवान गलत कर रहा है। तो किताब में क्या लिखा है? आपने तो किताब की बात करी, और एक अभी आपके गिरिराज जी कल 4 फोटो लेकर के गए थे संसद में, वो फोटो लेके भी टहल रहे थे। तो आपने देखा होगा कि शाम तक उसका क्लैरिफिकेशन आ गया कि साहब ये तो एआई से उसमें है। उसमें एक विजय लक्ष्मी को जवाहर जी गले लगाए हैं, अब विजय लक्ष्मी की जगह कोई दूसरी महिला कर दी गई है। विजय लक्ष्मी की बिटिया को चुम्मी ले रहे हैं, उनकी भतीजी है तो कोई और कर दिया गया है। एनीवे, तो देखिए, पुस्तकों का उद्धरण या कोई लिखता है, कोई सही बात लिखता है तो संसद में उठना चाहिए, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर कमी है या विपक्ष के अंदर कमी है या कोई विद्वान उसको उजागर करता है तो उठना चाहिए, लेकिन वो कुंठा से ग्रसित ना हो, वो अपमान करने के उद्देश्य से ना आया हो, वो सिर्फ आपको हम नीचा दिखाएंगे इस उद्देश्य से ना आया हो, तो ऐसे उद्धरण नहीं होने चाहिए। अभी राहुल जी ने एक पुस्तक की बात कही थी जिसमें उनको बोलने नहीं दिया गया, और वो भी एक सेना नायक का, इतने बड़े आदमी की बात है वो, लेकिन नहीं बोलने दो। एक तरफ आप इसको नहीं बोलने दे रहे, एक तरफ आप जो है बहुत घटिया और सस्ती सामग्री लेकर के चले आते हो। जिन साहब का आपने नाम लिया, निशिकांत दुबे का, कैसे कैसे टॉपिक्स पर बात करते हैं, या गिरिराज सिंह किस तरीके की बात करते हैं। टेक्सटाइल शब्द गिरिराज सिंह के मुंह से आपने नहीं सुना होगा, उसके वो मंत्री हैं, लेकिन वो फोटो दिखाना, सिगरेट पीना, चुंबन लेना, आलिंगन लेना, ऐसी बातें कर रहे हैं कैबिनेट मंत्री होकर के। तो देश का दुर्भाग्य है, हम लोगों का दुर्भाग्य। अच्छा, अगर हम बात करें, अभी चूंकि संसद भवन के अंदर आपने कहा विपक्ष को बोलने नहीं दिया रहा राहुल गांधी जी, वो तो बोलते भी हैं, बाहर भी जम के हमला करते हैं। हाँ, जम के बोलते हैं। अब तो बीजेपी के मंत्रियों, अब तो बीजेपी के मंत्रियों के बाइट में भी चले जाते हैं। मैं कह रहा हूँ जम के बोलते हैं, फिर ये आरोप क्यों बोलने नहीं देते? वो तो जम के बोलते, बोलने नहीं देते, यहाँ तक कि जो स्पीकर उसको यार कह देते हैं। बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात। कुछ बातें नोट करिएगा। ओम बिरला साहब ऐसे बैठते हैं, और ये दाहिना हाथ है, इधर सत्ता पक्ष रहता है, और ये बायां हाथ है, इधर कांग्रेस सपा बसपा वाले रहते हैं। आप लोग छात्रों, आप पुराने वीडियोस देखिएगा, जब वो रोकते हैं तब वो बाईं तरफ होते हैं, और जब वो ऐसे ऐसे करते हैं तब वो दाईं तरफ होते हैं। किताब का उद्धरण ना दिया जाए, ओम बिरला साहब ने राहुल जी से कहा, और उसी के जवाब में जब मोदी साहब खड़े हो तो किताब से ही उन्होंने बोलना शुरू किया था, किताब से ही बोलना शुरू किया था। देखिए, आप ये कहते हैं, आप पुराने वीडियोस देखिए,
अटल जी किस तरीके से बोल रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में, और पूरा सदन किस तरीके से शांत है, किस तरीके से मेट थपथपा रहा है। पहले विपक्षी चंद्रशेखर जी किस तरीके से बोल रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, आप पुराने वीडियोस को देखिए। अब राहुल गांधी जब बोल रहे हैं तब आप देख लीजिए। तो देखिए, संसदीय गरिमा घटी है, जूते चप्पल चले हैं। मैं तो वहां तक नहीं पहुंचा अभी तक, लेकिन यह नहीं होना चाहिए। जैसे हम आप चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है हमसे बहुत लोग ना इत्तेफाक रखें, कुछ लोग इत्तेफाक रखें, लेकिन शब्दों का चयन, बातों का चयन, बोलने की चीजें, भाई अगर सत्ता पक्ष वाले चुन के आए हैं तो विपक्ष वाले भी तो चुन के आए हैं, इसी जनता ने तो भेजा है, तो बात तो वो भी कहें। चंद्रशेखर जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि ये हमारा अंतिम सवाल है, और वो ये है कि क्या आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के पास क्या विजन है यूथ के लिए और बलरामपुर के लिए? देखिए साहब, अगर हमारे पास विजन ना होता तो गांव में आंगनबाड़ी काहे टहल रही है, आशा बहू काहे टहल रही है, कस्तूरबा विद्यालय काहे है, नवोदय विद्यालय क्यों है। अब शुरू करेंगे तो फिर गिनाते ही चले जाएंगे साहब। कुछ बचा है, बाकी तो बिक गया और बेचते चले जा रहे हैं। ठीक है, हमने तमाम चीजें कही, जैसे हमने किसानों और गरीबों के लिए मनरेगा दिया। ठीक है, आप नाम बदल रहे हो, उसमें राम सीता राधे जो भी जोड़ दो। हमने युवाओं के लिए IIM दिया, IIT दिया, और पिछले चुनाव में भी इनके अप्रेंटिस की बात की गई, इनके स्किल्स की बात की गई। ये कहा गया कि सरकारी नौकरियों को हम कैलेंडर बना करके देंगे। यह युवाओं और छात्रों के लिए है। बाकी महिला के लिए हमने कानून की बात करी दी थी। हम निरंतर मांग कर रहे हैं कि MSP को कानूनी जामा पहनाया जाए किसानों के लिए। ऐसे ऐसे तमाम बातें हैं। प्राइमरी विद्यालय तो बेटा ये बंद करने पे लग गए थे, और अगर बंद हो जाता तो मोदी जी की EVM मशीन कहाँ रखी जाएगी, हमारे तो यही समझ में नहीं आ रहा।